यूँ तो हमारे देश में जनता पार्लियामेंट्री सेशंस को लेकर मोस्टली बजट सेशन के लिए ही उत्सुक दिखाई देती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल जनता के नजरिए से बजट सेशन में ही आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर प्लान्स और स्कीम से लेकर इनकम टैक्स के नए स्लैब्स तक का गणित प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इस बार देश में कुछ ऐसा घट रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से लेकर देश की जनता जल्द ही शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की ओर टकटकी लगाए बैठी है। और इसका कारण है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि करंट बीजेपी गवर्नमेंट मॉनसून सेशन में ही यूसीसी को लाकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन यूसीसी को लेकर 1947 से ही समय समय पर चर्चाओं का बाजार गर्म होता रहा है। लेकिन बीते महीने फॉर्मर कर्नाटका हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की चेयरमैनशिप में बनी 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी को लेकर पब्लिक से उनकी राय मांगी है, जिसके बाद से ही भारतीय राजनीति में एक बार फिर उभरा यूसीसी का ये मुद्दा जंगल में आग की तरह फैला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी को लेकर डिफरेंट पीआईएल्स बीते साल ही फाइल होने लगी थी, जिसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि वो यूसीसी को लेकर वचनबद्ध है। यूसीसी का डिस्कशन तूल पकड़ ही रहा था कि इसी बीच उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट के कंप्लीट होने और जल्द ही इसके इंप्लीमेंट होने की खबरें भी सामने आने लगी। नतीजा ये है कि आजकल देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लेकर जनता के बीच भी यूसीसी डिस्कशन और डिबेट का एक खास कारण बना हुआ है। इसी के चलते आज देश में पक्ष विपक्ष के राजनीतिक समीकरण बदलते देखे जा सकते हैं, जहां पक्ष विपक्ष के बीच यूसीसी के इस मुद्दे को लेकर कोई क्लियर कट डिमार्केशन ही खत्म हो गई है। तो चलिए आज हम इसी यूसीसी के बारे में चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी और हमारी पर्सनल लाइफ को भी चेंज कर देने की क्षमता रखता है। साथ ही हम इस पूरी डिबेट के पीछे का पॉलिटिकल नैरेटिव भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यूसीसी की वजह से जहां एक और मिड 1980s में पीएम राजीव गांधी की सत्ता डगमगा गई थी, तो वहीं आज इसी के बल पर पीएम मोदी के 2024 के जनरल इलेक्शंस की जीत के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम या लीगल सेटअप की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंडर अगर आप एक क्राइम जैसे मर्डर, एक्सीडेंट, फ्रॉड या रॉबरी करें तो भले ही आप किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन के हो, कोर्ट आपको एक ही नजर से देखेगा और आपको अपने लिए हुए क्राइम के आधार पर ही सजा देगा। लेकिन अगर हम आज की स्थिति में देखें तो हमारे देश में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी से जुड़े मुद्दे जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, एलिमनी इत्यादि जैसे मुद्दों को गवर्न या डिसाइड करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉज मौजूद नहीं है। ये सभी मुद्दे एक पर्सन के रिलीजन या कम्युनिटी के बेसिस पर अलग अलग इंडिविजुअल लॉज द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जिसे करने के लिए हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस इत्यादि अलग अलग रिलीजन्स के साथ साथ अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स भी अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल लॉज फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, आनंद मैरिज एक्ट 1909 इत्यादि। इनमें से कुछ लॉज तो पर्टिकुलरली कॉपीफाइड हैं, जबकि कुछ कस्टम्स और इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड हैं। हालांकि इस सिस्टम की शुरुआत भारत जैसे डाइवर्स नेशन में हर किसी को अपना रिलीजन और अपने कस्टम्स को फॉलो करने की आज़ादी देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 में फंडामेंटल राइट्स के रूप में देखने को मिलता है। मगर इसके चलते हमारे देश में पर्सनल लॉ को गवर्न करने वाला ये सिस्टम फेयरली कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जबकि इसके उलट केवल गोवा में ही एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ इंप्लीमेंट होता है जिसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है, जहां रहने वाले सभी रिलीजन या कम्युनिटी को फॉलो करने वाले लोग एक जीसीसी के रूप में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉस को फॉलो करते हैं। हालांकि इसके पीछे गोवा का पोर्टुगीज हिस्ट्री जिम्मेदार है। वहीं इसके उलट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर नजर डालें तो आपको इसमें यूसीसी के बारे में आर्टिकल 44 देखने को मिलता है, जिसके अनुसार स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट को उसके सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आप पूछेंगे कि अगर आर्टिकल 44 एक यूसीसी को एस्टैब्लिश करने की बात कहता है तो आखिर आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं। दरअसल लंबे समय से यूसीसी को एस्टैब्लिश करने को लेकर मांग की जा रही थी,
जहां कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 25 और 45 के बीच एक ऑनगोइंग टसल चल रहा था। और ये टसल कोई आज का नहीं, बल्कि ये तब से है जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा जा रहा था। असल में बाबा साहब अंबेडकर यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही इंप्लीमेंट करने के पक्ष में थे। उनका ये तर्क था कि भारत जैसे डाइवर्स नेशन में एक यूनिफॉर्मिटी और सेकुलरिज्म को डेवलप करने के लिए यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन बेहद जरूरी है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के की मेंबर के.एम. मुंशी का भी यही ओपिनियन था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में रिलीजन को प्राइवेट स्फीयर तक ही रेस्ट्रिक्ट रखा जाना चाहिए, जबकि देश में यूनिटी और सोसाइटल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए एक सिविक नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करने की दिशा में यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके उलट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स द्वारा पार्टीशन के साथ आजाद हुए देश में यूसीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट और ऐसे माहौल में रिलीजियस सेंटिमेंट में इंटरफेयर ना करने को मुनासिब नहीं समझा, जिनमें काजी सैयद करीमुद्दीन और मौलाना हसरत मोहानी माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉस के प्रोटेक्शन के फेवर में थे। यही नहीं, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया भी पर्सनल लॉज में इंटरफेयर ना करने के पक्ष में थे। ऐसे में इस डिबेट को सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे, वहां यूसीसी को एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किए जाने और उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जस्टिफाइड बनाए जाने को लेकर वोटिंग करवाई गई। इस वोटिंग में 5:4 मेजोरिटी से यह फैसला किया गया कि यूसीसी डिजायरेबल तो है, लेकिन जब तक देश सोशली उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और ऐसे में यूसीसी को डीपीएसपी में ही इंक्लूड करके छोड़ दिया गया। लेकिन जल्द ही ये टसल एक बार फिर फोरफ्रंट में नजर आने लगी। दोस्तों 1950s में नेहरू गवर्नमेंट के दौरान बीएन राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पर्सनल लॉज में मेजर रिफॉर्म्स किए गए, जिसे पॉपुलरली हिंदू कोड बिल्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि हिंदू पर्सनल लॉज में इन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूसीसी के पैरेलल ही शुरू हो गई थी। इन रिफॉर्म्स में हिंदू पर्सनल लॉज के पॉलीगैमी से लेकर सक्सेशन, इनहेरिटेंस और वुमेन राइट्स तक के मुद्दों से जुड़े लॉज में भारी फेरबदल किए गए। हालांकि एक जस्ट सोसाइटी बनने के लिए हिंदू पर्सनल लॉज में किए गए ये रिफॉर्म्स जरूरी थे, लेकिन इसे नेहरू गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी और एंटी हिंदू पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखा गया था, जो यूसीसी के रूप में सबके लिए समान कानून लाने के बजाय केवल हिंदूज के पर्सनल लॉज से छेड़छाड़ कर रही थी। नेहरू गवर्नमेंट के इस स्टेप का हिंदू महासभा लीडर एनसी चटर्जी और एसपी मुखर्जी के साथ साथ हिंदू रिलीजियस लीडर जैसे स्वामी करपात्री जी और सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन ने पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हिंदू कोड बिल्स को लेकर पीएम नेहरू के अगेंस्ट खड़े दिखाई देते थे, मगर सबके बीच भी हिंदू कोड बिल पास कर दिए गए और धीरे धीरे इनके रेलेवेंस और सोसाइटी के रिफॉर्म में इनके सिग्निफिकेंस को समझते हुए इनके अगेंस्ट फैला विरोध भी सबसाइड होता गया। लेकिन एक बार फिर से इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब 1980s का फेमस शाहबानो केस लाइमलाइट में आया। असल में इस केस की कहानी 1932 में शुरू होती है, जब शाहबानो का कम उम्र में इंदौर के एक वकील मोहम्मद अहमद खान से निकाह हुआ। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा और दोनों के 5 बच्चे भी हो गए, लेकिन निकाह के करीब 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरा निकाह कर लिया। तब समझौते के तहत शाहबानो भी उसके साथ रहने लगी, लेकिन 1978 में अहमद खान ने शाहबानो को ट्रिपल तलाक देकर घर से बेदखल कर दिया। तब खान ने शाहबानो से वादा किया कि वो गुजारा भत्ते के तौर पर हर महीने उसे 200 रुपए देगा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो इससे मुकर गया। गुजारा भत्ता नहीं मिलने के बाद 62 साल की शाहबानो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। इंदौर की एक अदालत में मामला पहुंचा और शाहबानो ने गुजारा भत्ता के लिए 500 रुपए महीने की मांग की। पेशे से वकील अहमद खान ने कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया और कहा कि वो गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को तो खारिज कर दिया, लेकिन शाहबानो को महज 20 रुपए प्रतिमाह का गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया, जो शाहबानो और उनके बच्चों के लिए काफी कम रकम थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। शाहबानो ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कुछ महीनों तक चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने भी 1980 में अपना फैसला सुनाया और गुजारा भत्ते की रकम को 20 रुपए से बढ़ाकर 179 रुपीस प्रति माह कर दिया। इस फैसले से शाहबानो का पति अहमद खान खुश नहीं था, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में 1981 में ये मामला 2 जजों की बेंच के सामने रखा गया, लेकिन मामले की पेचीदगी को देखते हुए मामला 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया।
सुप्रीम कोर्ट में मामला करीब 4 साल तक चलता रहा। शाहबानो के पति ने यहाँ भी तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसने दूसरी शादी की है और पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सही करार देते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस होती है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म और जाति के लोगों पर लागू होती है, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। यहाँ से मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बहस तेज हो गई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मामले में कूद पड़ा। असल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही देश भर में मुस्लिम की ओर से उग्र प्रदर्शन देखने को मिलने लगे, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ बहुत से दूसरे मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को उनके रिलीजियस राइट्स और प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ का इंक्रोचमेंट भी बताया। 1984 में ही राजीव गांधी ने एक बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी, मगर मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से बढ़ रहे ऑपोजिशन को देखते हुए उन्होंने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स की सलाह पर एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट की ओर से सालों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो को मिली राहत को साइडलाइन करने की तैयारी कर ली गई और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलिफाई करने के लिए द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 लेकर आया गया, जिससे शाहबानो केस का जजमेंट पलटते हुए एक बार फिर मुस्लिम्स मैरिज में शरीयत कानून को लागू कर दिया गया। राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर खूब विवाद हुआ और इसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बताया गया। जहां एक और गवर्नमेंट के इस कदम को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने एंटी वुमेन ठहरा दिया, तो वहीं दूसरी ओर इस एक डिसीजन ने एक बार फिर यूसीसी का मामला गरमा दिया, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस गवर्नमेंट के इस फैसले को 1950s में लाए गए हिंदू कोड बिल के कॉन्ट्रास्ट में देखा जाने लगा। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हुई, जहां उन्होंने इसे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर और रिलीजियस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बताया। यही नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ भी बताया गया। यहाँ तक कि केरला के करंट गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद और कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ईयर 1967 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेडिसेसर भारतीय जनसंघ ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया, जबकि 1980 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसने भी यूसीसी को अपना प्रमुख एजेंडा बताया। कई बार बीजेपी की सरकारें बनी लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी ओर शाहबानो केस के अलावा 1995 के फेमस सरला मुदगल केस और 2019 के फेमस पोलो कोर्डिनो वर्सेस मारिया लुइजा केस में भी सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्टेक्स्ट में रूल्स बनाए जाने को लेकर अपने डायरेक्शंस देती रही। हालांकि अगर हम हाल की स्थिति देखें तो यूसीसी को लेकर रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की चेयरमैनशिप में बने 21st लॉ कमीशन पहले ही ये बात कह चुका है कि अभी यूसीसी को लाने या इम्प्लीमेंट किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बेहतर है कि अलग अलग रीजन्स के पर्सनल लॉज में रिक्विजिट रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि इनके बीच एक कॉम्पैटिबिलिटी या ओवरलैप क्रिएट किया जा सके। साथ ही इनमें मौजूद डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स को रिफॉर्म किया जा सके, जिसका एक उदाहरण हम हाल ही में कोडिफाई किए गए ट्रिपल तलाक एक्ट और 1950s में इंप्लीमेंट किए गए हिंदू कोड बिल में देख चुके हैं। 21st लॉ कमीशन के इसी स्टेटमेंट को आधार बनाकर कांग्रेस लेड अपोजिशन पार्टीज सत्ता में बैठी बीजेपी को घेर रही हैं, जहां उनका कहना है कि 2024 के जनरल इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी गवर्नमेंट जरूरी मुद्दों और अपनी पुअर परफॉर्मेंस को छिपाने के लिए यूसीसी के रूप में एक चुनावी शगुफा यानी पॉलिटिकल गिमिक यूज कर रही हैं। जबकि इसके उलट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यूसीसी को बीजेपी की नजर से एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, जहां उनका मानना है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ साथ अपकमिंग जनरल इलेक्शंस को देखते हुए ये मुद्दा बीजेपी में एक नए प्राण फूंक सकता है। तो क्या वाकई यूसीसी केवल एक पॉलिटिकल गिमिक है या इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल अपने रिस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूसीसी को देश की अखंडता के लिए जरूरी बताया। गवर्नमेंट का तर्क है कि अलग अलग पर्सनल लॉज होने से देश और समाज में एक डिवीजन बना रहता है। साथ ही इन डिफरेंट पर्सनल लॉज की वजह से जेंडर और रिलीजन के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठा पाने में भी असक्षम साबित होती है। ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दिए हुए सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऑब्जेक्टिव को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जा सके, जिससे देश की अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन्स को मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स, एलिमनी, इनहेरिटेंस, राइट टू प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस और अडॉप्शन जैसे इश्यूज पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। इससे न केवल रिलीजियस प्रैक्टिसेस या एज ओल्ड कस्टम्स का हवाला देकर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सकेगा, बल्कि पूरे देश के लिए वन नेशन वन लॉ के ऑब्जेक्टिव को इंश्योर किया जा सकेगा। गवर्नमेंट के अनुसार यूसीसी का मकसद कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करना नहीं, बल्कि सिटीजन से जुड़े मुद्दों को गवर्न करने वाले लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना है। ऐसा करने से अक्रॉस सोसाइटी एक लीगल यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की जा सकेगी, ना कि कल्चरल या रिलीजियस कन्फर्मिटी। यहाँ एक इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट्स और उसके पर्सनल बिलीफ को प्रैक्टिस करने के राइट को इंटैक्ट रखते हुए सभी सिटीजन्स को एक कॉमन लॉ स्ट्रक्चर के अंडर गवर्न करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इंडिविजुअल राइट और सोशल लॉस का बैलेंस क्रिएट किया जा सके। ऐसे में यूसीसी को एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव सोशल रिफॉर्म की तरह देखा जा सकता है, जिससे इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन के मल्टी कल्चरल फैब्रिक को इंटैक्ट रखते हुए शेयर्ड सेंस ऑफ सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिविजुअल पर्सनल लॉस के कुछ डिस्क्रिमिनेटरी इश्यूज पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां एक ओर हिंदू पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को अनफेयर इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वहीं दूसरे किसी रिलीजन को ऐसा कोई टैक्स बेनिफिट ऑफर नहीं किया जाता। इसी तरह अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉस पर नजर डालें तो जहां एक ओर मुस्लिम मैन मैक्सिमम 4 वाइफ्स साइमल्टेनियसली रख सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू मैन बिना एक लिविंग वाइफ से लीगल डिवोर्स लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। वहीं ट्राइबल कस्टम्स में भी पॉलीगैमी और इनहेरिटेंस को लेकर अपने अलग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज मौजूद हैं। ये सभी लॉज जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरते। ऐसे में यदि यूसीसी लागू हो जाता है तो ये मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में यूथ के एस्पिरेशंस को मीट करने के साथ साथ एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी डेवलप करने में भी मदद करेगा। साथ ही पर्सनल लॉस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करके ये पर्सनल लॉज में भी लीगल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अभी भी यूसीसी को लेकर कुछ मेजर कंसर्न्स बाकी हैं, जिन्हें सुलझाए बिना इसे लेकर एक कॉमन कंसेंसस डेवलप कर पाना मुश्किल होगा। दोस्तों जब से यूसीसी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई है, तभी से सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें एक आवाज भारत के डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स की भी है। असल में अगर आप भारत के ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को देखें तो आप पाएंगे कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देश में 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है, जबकि एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को बिलोंग करता है। अब इन सभी ट्राइबल ग्रुप्स के अलग अलग कस्टमरी लॉज हैं, जो कि मैरिज, रीमैरिज, पॉलीगैमी, एलिमनी, इनहेरिटेंस और सक्सेशन इत्यादि को गवर्न करने का काम करता है। ट्राइबल हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स की माने तो गोंड, भील, भरिया, मुंडा, नागा, मिजो इत्यादि जैसे 700 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स के ये सभी लॉज ना तो प्रॉपरली कोडिफाइड हैं और ना ही इन सभी ट्राइबल ग्रुप्स के इन कस्टम्स को किसी एक अम्ब्रेला के अंडर डाला जा सकता है। ऐसे में इन ट्राइबल ग्रुप्स की ओर से उनके लीडर्स ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉर्म करने से उनके अपने कस्टम्स, रीति रिवाजों का उचित सम्मान कैसे हो पाएगा। हालांकि ट्राइबल ग्रुप के इस कंसर्न का आंसर देते हुए कुछ ट्राइबल स्कॉलर्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 44 पार्ट 1 और 2 ये बात स्टिपुलेट करते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स के कस्टमरी लॉज पहले की तरह ही एप्लीकेबल रहेंगे, जिन्हें लेकर पीसा एक्ट या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1966 में ऑलरेडी ये बात घोषित की गई है कि इन ट्राइबल एरियाज की विलेज काउंसिल या ग्राम सभा ही सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनी रहेगी। लेकिन फिर भी ट्राइबल ग्रुप के कंसर्न्स को समझते हुए ये मांग उठाई जाने लगी है कि यूसीसी पर कोई भी कदम उठाने से पहले ट्राइबल लीडर्स और स्कॉलर से इस बारे में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देश के माइनॉरिटी सेक्शन जैसे मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख इत्यादि भी यूसीसी को उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स में दखल के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में उनका यह आरोप है कि करंट बीजेपी गवर्नमेंट यूसीसी के बहाने देश में माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करने का काम कर रही है, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है।
साथ ही अक्सर ये बात भी पॉइंट आउट की जाती है कि हिंदू पर्सनल लॉज या मुस्लिम पर्सनल लॉज जैसे लॉज मौजूद होने के बाद भी ये सभी रिलीजियस कम्युनिटीज किसी एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो नहीं करती, बल्कि हिंदूज और मुस्लिम्स में भी बहुत सी कम्युनिटी और उनके अलग अलग कस्टम्स हैं। तो आखिर पूरे देश के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाना कितना प्रैक्टिकल है? क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि अगर हर कम्युनिटी अपने इंडिविजुअल लॉज को ही रिफॉर्म करने की दिशा में प्रयास करे, जिससे कम्युनिटी की इंडिविजुअलिटी और सोशल जस्टिस दोनों इंश्योर किए जा सके? वहीं जहां एक और अपने प्रीवियस जजमेंट में कुछ जजेस गोवा के सो कॉल्ड गोवा सिविल कोड को प्रेस करते हैं और उसी दिशा में देश में यूसीसी बनाने को रिकमेंड करते देखे जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ये बात भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जहां एक और पोर्टुगीज लॉज के सक्सेशन में गोवा सिविल कोड अप्लाइड है, वहां भी ये कोड किसी केओस से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म कोड स्टैब्लिश होने के बाद भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्लूरैलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है, जहां मैरिज से लेकर प्रॉपर्टी के सक्सेशन को लेकर भी अलग अलग कम्युनिटीज के बीच अलग अलग एक्सपेक्टेशंस बने हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये बात उठाते हैं कि क्या भारत जैसे डाइवर्स नेशन में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टैब्लिश कर पाना प्रैक्टिकल है? मगर इस सब के बीच प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस डिबेट का एंड क्या है? दोस्तों, अगर हम यूसीसी को एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के नजरिए से देखें तो हम पाएंगे कि मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग ये जरूरी तो है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने में सेंसिटिविटी और मैच्योरिटी दिखाए जाने की भी जरूरत है, जिससे देश का सोशल और कल्चरल फैब्रिक भी ना बिगड़े और हम हमारे बीच फैली बुराइयों को भी खत्म कर पाएं। ऐसे में जरूरी है कि सोसाइटी में से लेकर एक कंसेंसस बिल्ड करने की ओर ध्यान दिया जाए, जहां सोसाइटी के सभी एलिमेंट्स की बात सुनने और उनके कंसर्न्स पर मेटिकुलसली वर्क करने की दिशा में कदम उठाए जा सके। साथ ही सिविल सोसाइटी और खासतौर पर पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर्स को भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि यूसीसी से रिलेटेड कोई ड्राफ्ट या बिल सामने रखे जाने से पहले उसे लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप कर लेना भी कोई लॉजिकल स्टेप नहीं है। आफ्टर ऑल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को स्टैब्लिश करने को लेकर बात की गई है और आजादी के 75 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट का अपमान है। ऐसे में इस ऑनगोइंग यूसीसी डिबेट का एंड रिजल्ट किस फॉर्म में हमारे सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इस विषय में हमें थोड़ा बहुत अंदाजा उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट से जरूर हो जाएगा, जिसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया है। लेकिन अपने प्रेस रिलीज में ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा इस ड्राफ्ट के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसे बनाते समय सोसाइटी के ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन को ध्यान में रखा गया है, जो उत्तराखंड में सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने और इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस इनइक्वालिटी से लड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम enacting for its citizen a uniform civil code as provided in the directive principles of state policy. And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।